नमस्कार बच्चों। हम इतनी सी बात एकांकी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और हमने जो अंश अभी तक पढ़ा था उसमें हम इस एकांकी के कथ्य पर बात कर चुके थे। इसकी कथा वस्तु पर बात कर रहे थे और कथा वस्तु पर बात करते हुए हमने इसकी भाषा पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला था। ये एक बहुत रोचक एकांकी है जो भाषा की शुद्धता के प्रश्न को लेकर के लिखी गई है। लेकिन इस एकांकी की अपनी भाषा कितनी रोचक है, सरल है, प्रभावपूर्ण है, प्रवाहपूर्ण है और पात्रों के अनुकूल है, इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे शंकर और सोनिया की बातचीत आप सुनिए। शंकर चूंकि पंडित हृदयनाथ से कुछ शिक्षित हो चुका है और हृदयनाथ जी से प्रभावित भी है, इसलिए उसकी भाषा में एक शुद्धता नजर आती है। तो दूसरी ओर सोनिया जो गृह कार्य करती है, उसकी भाषा जैसा वो पात्र है उसके पूरी तरह से अनुकूल और रोचक है। संवादों की दृष्टि से बात की जाए तो इस एकांकी के संवाद जहाँ आवश्यकता है वहाँ कुछ बड़े हैं, अन्यथा वे सब छोटे हैं और उनमें गतिशीलता बनी हुई है। शंकर और सोनिया की बातचीत का एक अंश देखिए। शंकर कहता है, अच्छा देख, मैं तुझसे फिर कभी अनुरोध न करूंगा, पर अब के मेरी बात रख ले। कह दे एक बार, मैं लज्जा से जल जले। सोनिया, तोहरा क्या दिमाग चल गवा है? शंकर, मेरी खातिर। तो क्या मानेगी? तू मेरी तनिक सी बात नहीं मानती। यदि मैं कोई बड़ी बात बता दूं तो क्या मानेगी? देख, पछताएगी बाद में। तू भी पछताएगा। अच्छा, मैं प्रार्थना करता हूँ, एक बार कह दे, मैं लज्जा से जल जल हो गई। झाड़न उठाओ और चलो। देखो, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, एक बार मेरी बात रख ले। कह दे, मैं लज्जा से जल जल। तू तो पागल हो गवा है। चलो दो और खाए ले, अभी सारे बर्तन मलने हैं। और तू भी अभी मेरी बात मोड़ती है। कल तो तू मुझे अंगुलियों पर नृत्य कराएगी। देख, मैं कहता हूँ, अच्छा ना होगा। और मैं भी कहती हूँ, मुझसे ऐसी उल जुलूल बातें मती कर, नहीं अच्छा ना होए। नृत्य कराएगी वराएगी, ये सब हमका नहीं पसंद है। इस प्रकार बच्चों, इस एकांकी की भाषा बिल्कुल पात्रों के अनुकूल है और संवाद जो हैं वे क्षिप्र हैं, छोटे हैं, गतिशील हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस घटनाक्रम का या इस बातचीत का प्रभाव वहाँ पर्दे के पीछे खड़े हुए दयानंद पर पड़ता है। दयानंद नवविवाहित है और वह भी एक बार अपनी पत्नी को आजमा लेना चाहता है कि वह मेरी बात मानती है या नहीं मानती है। और वह भी अपनी पत्नी से इसी बात को कहने के लिए जिद करता है कि तुम एक बार कह दो, मैं लज्जा से जल जल हो गई। आपसी बातचीत में दयानंद कहता है अपनी पत्नी से, बात यह है, शुद्ध हिंदी के संबंध में पिताजी इधर और अधिक कट्टर हो रहे हैं। हिंदी हो गई अब राष्ट्रभाषा, उसकी नेतागिरी खत्म, सो उसे बनाए रखने को वे शुद्ध हिंदी का नारा बुलंद किए हैं। उनका ख्याल है कि राष्ट्रभाषा से प्रत्येक विदेशी शब्द निकाल देना चाहिए। उर्दू तथा अंग्रेजी का एक शब्द भी उसमें न होना चाहिए। मृदुला कहती है, लेकिन क्या उससे राष्ट्रभाषा की तरक्की होगी? अंग्रेजी भाषा आज सारी दुनिया की भाषा है और रूसी और चीनी तक उसे सीखने को विवश हैं। तो इसीलिए न कि अंग्रेजी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाने की अपूर्व क्षमता है। फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मनी भाषाओं की बात तो दूर रही, रूसी, चीनी, उर्दू और हिंदी तक के शब्द अंग्रेजी भाषा ने अपना लिए हैं। दयानंद
बिल्कुल ठीक। मैंने पिताजी को कई बार समझाया है कि इस तरह हिंदी भाषा का घेरा, जिससे सारे देश की साझी भाषा होना है, एकदम सीमित हो जाएगा। ये जो अंश अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए बच्चों। व्याख्या के लिए कई बार ये आ जाता है, और इसकी उपयोगिता व्याख्या के लिए जितनी है, उससे ज्यादा इस एकांकी का कथ्य बताने की दृष्टि से है, जिसमें एकांकीकार ये कहना चाहता है कि यदि हम भाषा को शुद्धता से ही जोड़ करके देखने लग जाएंगे तो भाषा सीमित हो जाएगी, और यदि हम भाषा को उसके बोलने वालों की सहजता के अनुकूल ढलने देंगे तो वह भाषा सबके लिए उपलब्ध होगी, सुलभ होगी, और उसमें बात कहना ज्यादा आसान होगा। दयानंद के शब्दों में लेखक ये बात कहलवाते हैं कि मैंने पिताजी को कई बार समझाया है, इस तरह हिंदी भाषा का घेरा, जिसे सारे देश की साझी भाषा होना है, एकदम सीमित हो जाएगा। अर्थात इसके बोलने वालों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध हिंदी सब लोग नहीं बोल सकते। न केवल अंग्रेजी उर्दू के वो शब्द जो हमारी जबान में रच गए हैं हमें अपनाए रखने चाहिए, बल्कि अन्य प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं से भी चल सकने वाले शब्द लेकर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना चाहिए। ये लेखक के अपने विचार हैं, जिन्हें उन्होंने दयानंद के माध्यम से व्यक्त किया है। और यहाँ अश्क जी ये कहना चाहते हैं, वह आप समझ ही गए हैं बच्चों, ये कहना चाहते हैं कि वे शब्द या वह शब्दावली जो हमारी भाषा की भले ना हो, लेकिन हमारी भाषा में आ चुकी है, हमें उसे अपनी भाषा के शब्दों के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। और उदाहरण के रूप में वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी जो दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापक भाषा है, वह इसीलिए व्यापक है और सफल है क्योंकि उसमें हर साल कई नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं, और वे दुनिया भर के शब्द हैं। वे किसी भी भाषा के हो सकते हैं, हिंदी के, उर्दू के, अरबी फारसी के, तुर्की के, किसी भी भाषा के शब्द हो सकते हैं, और अंग्रेजी शब्दावली उनको अपनाने के लिए तैयार रहती है। तभी भाषा में अभिव्यक्ति की शक्ति, प्रवाहमानता और विस्तार आएगा। कहना चाहते हैं कि जब हम यह खुलापन रखेंगे तभी भाषा में अभिव्यक्ति की शक्ति, अर्थात एक की बात को दूसरे तक पहुंचना, उसको समझना, इसकी सामर्थ्य उसके अंदर बनी रहेगी। प्रवाहमानता आएगी, अर्थात भाषा प्रवाह में रहेगी, और हिंदी राष्ट्रभाषा की हैसियत से अपना उत्तरदायित्व निभा सकेगी। इस प्रकार इस अंश में वे ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें हिंदी भाषा के प्रति, उसकी शुद्धता के प्रति संकीर्ण नहीं होना चाहिए। भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाए बच्चों, तो चूंकि दयानंद एक शिक्षित युवक है, इसलिए यहाँ लेखक ने उसकी भाषा में प्रांजलता और परिष्कृत हिंदी को यहाँ पर काम में लिया गया है। अब दोनों पति पत्नी अर्थात दयानंद और मृदुला हिंदी भाषा के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, और अंत में दयानंद जो है वह शंकर की बात को याद करके कहता है कि जैसे शंकर सोनिया से कह रहा था कि एक बार वह कह दे मैं लज्जा से जल जल गई, ऐसे ही तुम भी एक बार कह दो कि मैं लज्जा से जल जल गई। लेकिन मृदुला इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, और जब दयानंद इस बात पर अड़ जाता है या जिद करने लगता है, तो मृदुला चूंकि वह शिक्षित नारी है, उसे ऐसा लगता है जैसे दयानंद उस पर हावी हो रहा है, उसका अपमान कर रहा है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है। इस तरह की भावनाएं उसके मन में आती है, और वह कहती है तुमने स्वयं शादी से पहले कहा था मैं ऐसी पत्नी नहीं चाहता जो हर वक्त मेरे मुंह की ओर देखती रहे। मुझे सहधर्मिणी चाहिए, संगिनी चाहिए, सहचरी चाहिए, मंत्रिणी चाहिए। क्या अपनी संगिनी, सहधर्मिणी, सहचरी और मंत्रिणी से तुम यह चाहोगे कि तुम उससे एक गलत बात कहो
और वह तुम्हारी खुशी के लिए उसे पूरा कर दे। शब्दों पर ध्यान दीजिए बच्चों। एक ही शब्द पत्नी के लिए यहाँ पर कितने पर्यायवाची काम में लिए गए हैं, और ये सभी पर्यायवाची अलग अलग विशेषताओं को बताते हैं। अर्थात जब दयानंद ने शादी की थी तो उसने मृदुला से कहा था कि वह ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो सहधर्मिणी हो, अर्थात जो बिना कर्तव्य है उसमें साथ निभाए, संगिनी हो, साथ देने वाली हो, सहचरी हो और मंत्रणी हो, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर वह मुझे सुझाव दे सके, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। तब मृदुला यहाँ ये सवाल करती है कि जब ये गुण देख करके तुमने मुझसे विवाह किया था, तब अब तुम ये उम्मीद क्यों करते हो कि मैं तुम्हारी एक गलत इच्छा को पूरा कर लूं? दयानंद यद्यपि कहता केवल यह देखने के लिए है कि मृदुला मेरी बात मानती है या नहीं मानती है, इसके पीछे उसका कोई गंभीर आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वह हठ करता है इस बात को बुलाने की, उससे मृदुला रुष्ट हो जाती है और यहाँ तक कि घर छोड़ के जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। बात बढ़ने लगती है और इतनी बढ़ जाती है कि पंडित दयानंद तक पहुँचती है, और बड़ी बहू अर्थात सास को जब पता लगता है तो वे फिर आकर के अपने पुत्र से कहती हैं, तुम भी अपने पिता की तरह ही ना समझ निकले। और पंडित हृदय नारायण, जिन्हें इस अवसर की तलाश थी कि वे अपने पुत्र से ये कह सकें कि तुमने गलत विवाह किया है, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने एक शिक्षित स्त्री से शादी कर ली है, वे और उदाहरण देकर के कहते हैं कि देखो, मैं तो पहले ही इस विवाह के पक्ष में नहीं था और इतनी जल्दी तुम्हें इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल गया। और इस प्रकार इस एक छोटे से वाक्य के पीछे पूरी कथा वस्तु जो है वह अलग अलग पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है। हमें सभी पात्रों के विचार और स्वयं लेखक के विचार उन पात्रों के माध्यम से इस एकांकी में देखने को मिलते हैं। अंत में होता यह है कि जब मृदुला घर छोड़ के जाने की तैयारी में है, उसी समय सोनिया और शंकर उनसे कहते हैं, आप लोग कृपया जल्दी खाना खा लीजिए। मृदुला उतर रही होती है और वह पूछती है, जल्दी क्यों? तब शर्मा कर सोनिया कहती है, हम सिनेमा देखने जाएंगे। और मृदुला आश्चर्य से कहती है, तो तू मान गई उसकी बात? तुम्हारे आपस में सुलह हो गई? और सोनिया कहती है, हाँ सुलह हो गई है, क्योंकि ये मुझे सिनेमा दिखाएगा और एक साड़ी देगा। और उसका भोला मन इन दो बातों से ही प्रसन्न हो जाता है। और मृदुला कहती है, तो क्या तूने इसकी बात मानकर मैं जल हो गई कह दिया? वह कहती है, सिनेमा दिखाने को कहा इसलिए कह दिया। मृदुला क्रोध से नाराज होकर कहती है, उसने सिनेमा दिखाने को कहा और तूने कह दिया? मैं लज्जा से जल हो गई है ना। एक ठो धोतिया लियावे का कहित है, अर्थात एक धोती देने के लिए भी कहा था। तुम बहुत समझदार हो सोनिया, एक धोती और सिनेमा के पैसे मैं तुम्हें दूंगा और तुम चाय रख सकती हो, हम आज खाना भी जल्दी खा लेंगे। भगवान आपको खुश रखे भैया, शंकर से कहो भागकर मेरे लिए रिक्शा ले आए। शंकर। दयानंद कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं सोनिया, मैं अब अपनी बात पर जोर नहीं देता, तुमने मेरी बात रख ली। तुमने अभी कहा मैं लज्जा से जल हो गई। मैंने कब कहा? वो तो मैंने सोनिया से, लेकिन मेरी बात पूरी हो गई और अब तुम चाहो तो मैं उल्लू नंबर 1 हूँ। इस प्रकार से परिहास के लिए कही हुई वह जो बात थी वह परिहास पर जाकर के खत्म हो गई। बड़ी बहू अर्थात पंडित हृदय नारायण की पत्नी कहती हैं, एक तुम ही उल्लू हो का, और ई जो हमसे कहत रहे, अर्थात वे कहती हैं अकेले तुम ही उल्लू नहीं हो,
तुम्हारे पिताजी भी मुझसे कह रहे थे कि एक बार तुम भी लज्जा से जल हो गई कह दो। और इस प्रकार से एकांकी जो है वह परिहास पर आकर के समाप्त हो जाती है। इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे बच्चों हम अगले वीडियो में।